हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बेटा हमने अपनी लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए थे। ठीक है, अब इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमारे 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है 12, 15 और 21 के हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से लैसा और मैसा ज्ञात करने हैं। दूसरा पार्ट है 17, 23 और 29 और तीसरा पार्ट है 8, 9 और 25। ठीक है, तीनों पार्ट हम बेटा बारी बारी से सोल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे हमको सोल्व करना है। देखो, इनमें हमें बोला गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी कि इन नंबरों के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर्स हमें इनके करने हैं। मैं शुरुआत करता हूं 12 से। ठीक है, 12 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा? 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। मैं इनको कैसे लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। ठीक है, 15 के मेरे क्या हो जाएंगे बेटा? 15 के हो जाएंगे 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, यानी कि 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तीसरा है मेरा इसमें 21 के हो जाएंगे 3 इंटू 7, 3 सत्ते 21। ठीक है, यानी कि 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। मुझे एलसीएम निकालना है 12, 15 और 21 का। तो एलसीएम निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे? एलसीएम यानी कि लैसे एलसीएम निकालने के लिए हम करेंगे इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है उनको हम लिख लेंगे। तो सबसे शुरुआत करते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। देखो 3 की पावर 1 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, तो अब यहाँ क्या आएगा? 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई। देखो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से इस पे आते हैं, 3 की पावर 1 ऑलरेडी हमारा आ चुका है। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पे? 7 की पावर 1। तो बेटा मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 दूने 4, 3 की पावर 1 का मतलब है 3, 5 की पावर 1 यानी कि 5 और 7 की पावर 1 यानी कि 7। मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 की मैं 7 में गुणा करता हूं तो मेरा आ जाएगा बेटा 420। ठीक है, क्या आ जाएगा? 420। यानी कि मेरा लैसे क्या निकल के आया? 420। और मुझे इनका मैसे निकालना है, यानी कि एचसीएफ। तो मेरा एचसीएफ क्या निकल के आएगा? एचसीएफ होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो इन तीनों नंबरों में कॉमन हो। ठीक है, कॉमन क्या है बेटा? देखो 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है। तो मेरा इसमें कॉमन 3 है, तो मेरा जो मैसे है बेटा, मेरा मैसे यहां पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां एलसीएम क्या निकल के आया? 420 और एचसीएफ निकल के आया 3। ठीक है, ये मेरा पार्ट 1 हो गया। अब मैं पार्ट 2 पे आता हूं। जैसे मैंने पार्ट 1 किया है, सेम कंडीशन में पार्ट सेकंड और पार्ट 3 भी हमें करना है। अब मैं 17 के फैक्टर करके देखता हूं बेटा। ठीक है, देखो 17 एक कैसी संख्या है? ये अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के फैक्टर नहीं होते, तो यानी कि मैं इसको बस इतना लिख सकता हूं 1 इंटू 7, सॉरी 17। ठीक है, मैं 23 के करके देखता हूं, 23 भी अभाज्य संख्या है, इसके फैक्टर बेटा नहीं होंगे। ठीक है, 29, मेरा 29 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि ये भी किसी से नहीं कटता है। 1 और 29 के अलावा ये भी अपना ये नहीं कटेगा किसी से भी। ठीक है, तो इसके मेरे क्या हो जाएंगे? 1 इंटू 29। अब मुझे यहाँ एलसीएम निकालना है। ये तो बहुत सिंपल सा है भाई, इसमें तो मुझे ना कुछ कॉमन लेना है और ना इसमें कुछ नंबर छाटना है अलग से। ठीक है, तो मेरा एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा निकल के? एलसीएम आ जाएगा मेरा 1 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई 29। तो मेरा एलसीएम जो निकल के आ जाएगा यहाँ से, मैं गुणा करता हूँ तो मेरा एलसीएम निकल के आएगा बेटा 11, 33 और 9। ठीक है, अगर मैं इनकी गुणा करता हूं तो मेरा ये निकल के आता है। ठीक है, तो बेटा ये मेरा एलसीएम आ गया और मैं इसमें एचसीएफ निकालता हूं। बच्चों मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें क्या कॉमन है कोई नंबर? हाँ, इनमें कॉमन है 1 इन सब में कॉमन है। तो बेटा मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेरा एचसीएफ यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकल के आया मेरा 11,339 और मेरा एचसीएफ निकल के आया 1। ठीक है, अब पार्ट 3 पर आते हैं। पार्ट 3 को भी हम बेटा इसी प्रकार करेंगे। ठीक है, मैं 8 के फैक्टर करता हूं। 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3। ठीक है, मैं 9 के फैक्टर करता हूं। 9 क्या होता है? 3 तिया 9, तो 3 गुणा 3 यानी कि 3 की पावर 2। ठीक है, 25 क्या हो जाएगा बेटा मेरा? 25 के फैक्टर हो जाएंगे 5 गुणा 5
यानी कि 5 की पावर 2। मुझे यहाँ एलसीएम निकालना है। बेटा देखो, ना तो यहाँ पर कोई कॉमन बनता है, ना यहाँ पर कोई कॉमन बना, ना यहाँ पर कोई कॉमन बना, तो मुझे इन सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए इन सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। 2 की पावर 3 यानी कि 8, 3 की पावर 3 यानी कि 9 और 5 की पावर 2 यानी कि 25। अगर मैं इन सबकी गुना करूंगा तो बेटा मेरा निकल के आएगा 1800। कितना निकल के आएगा? 18 की 25 अट्ठे 200 होता है। 200 को मैं 9 में गुणा करूंगा, 2 9 18, तो मेरा यहां से निकल के आएगा 1800। एल से मेरा निकल के आया। अब मैं बात अब करता हूं एचसीएफ की। ठीक है, देखो एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या इनमें कुछ कॉमन है? क्या इनमें कुछ कॉमन है? नहीं, इनमें कॉमन है सिर्फ 1। अगर मैं 1 से यहां मल्टीप्लाई कर दूं कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा? मेरा एचसीएफ यहां पर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, HCF 306 और 657 इक्वल्स टू 9 दिया है और एलसीएम 306 657 ज्ञात करो। ठीक है बेटा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें जो फॉर्मूले का यूज करना है वो ये है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसे गुणा मैसे। हमें इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसका बेटा एलसीएम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। देखो अब पता करते हैं कि दो संख्या ये आई कहां से। भाई हमारा देखो एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ की वैल्यू हमारी दे रखी है, एलसीएम की वैल्यू हमसे पूछी है। अभी हमारे पास सिर्फ एक चीज हमें दिखाई दे रही है कि एचसीएफ क्या है। ठीक है, एलसीएम हमसे पूछा है कि है क्या, और ना हमें इन दो संख्याओं का पता है क्या है। तो दो संख्या इसी में छिपी हुई है बेटा। पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657। भाई इसने कहा है कि एचसीएफ किसका एचसीएफ? 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है, और 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करो। यानी कि पहली संख्या हमारी 306 और दूसरी संख्या हमारी 657 है। तो हमारे पास दोनों संख्याएं भी हैं, एचसीएफ भी है, यहां से एलसीएम आराम से निकाल देंगे हम। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 306 गुणा 657, दो संख्याओं का गुणनफल हो गया, इक्वल्स टू एलसीएम हमसे पूछा है एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ हमारा क्या दिया हुआ है बेटा? यहां पर 9। ठीक है, तो मेरा यहां से एलसीएम क्या हो जाएगा? मेरा यहां से एलसीएम हो जाएगा 306 गुणा 657 अपॉन ये 9 में इसके नीचे ले आऊंगा। ठीक है, अब यहां से मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं, जो भी मेरा यहां वैल्यू आएगी वो मेरी एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसको काटना। मेरा 3 से कट जाता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6। ठीक है, अब मैं 3 से फिर काट के देखता हूं अगर ये कट जाता है तो 3 3 जा 9, 1 2 3 4 जा 12। ठीक है, 34 की 102 मेरा ये भी कट गया। तो मेरा यहां पर क्या बचा बेटा? LCM इक्वल्स टू 34 मल्टीप्लाई 657। ठीक है, तो मेरा क्या यहां से निकल के आता है बेटा? अगर मैं इन दोनों की गुणा कर देता हूं, 34 की 657 में गुणा करता हूं तो मेरा निकल के आता है बेटा 22,338। ठीक है, मैं 657 की गुणा 34 में कर देता हूं तो मेरा एलसीएम निकल के आता है 22,338। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। स्टूडेंट्स नंबर 5 क्वेश्चन है मेरा, ज्ञात कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यह कहना चाहता है कि कोई प्राकृतिक संख्या n है और कोई संख्या है जो 6 की पावर n की फॉर्म की है, 6 की पावर n के रूप की है। यानी कि कोई संख्या इस तरीके से है 6 की पावर n, और n की वैल्यू मेरी बेटा कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती है, 1 हो सकती है,
2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और अनंत तक जा सकती है। ठीक है, तो जो इकाई का अंक है मेरा समाप्त हो सकती है, यानी कि इकाई का अंक सबसे लास्ट की जो डिजिट है मेरी, क्या वो 0 हो सकती है? ये सवाल में ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी संख्या है 6 की पावर n के रूप की, अगर मेरी n जो है इसमें एक प्राकृतिक संख्या है, तो जो लास्ट की जो डिजिट होगी क्या वो 0 आ सकती है? यानी कि अगर मैं n की जगह 1 रख दूं तो क्या 0 आएगा? क्या 0 आएगा? या फिर n की जगह 2 रख दूं तो बेटा क्या मेरा ये 0 आएगा? ये पूछना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमें इस चीज की जांच करनी है। चलिए जांच करके देखते हैं इसमें। ठीक है, तो जांच हम इसमें करते क्या है बेटा, यदि 6 की पावर n, यदि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, तो बेटा मेरी कंडीशन क्या होगी? यदि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी तो कंडीशन है कि 0 लास्ट में कब आता है? जब संख्या 5 से हमारी डिवाइड होती हो। जब संख्या हमारी 5 से डिवाइड होती हो या फिर 2 से हमारी डिवाइड होती हो, तब हमारा लास्ट में 0 आएगा। यदि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी तो यह है 5 से, मैं 5 से लेकर चलता हूं। ठीक है, 5 से विभाजित होगी, यानी कि डिवाइड होगी। ठीक है, 5 से विभाजित होगी। अब बेटा मैं 6 की पावर n को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? सिंस 6 की पावर n को मैं लिख देता हूं 2 इंटू 3 की पावर n, 2 इंटू 3 की पावर n। यानी कि बेटा ये चीज क्या कहती है? अगर मैं 6 की पावर n को 2 इंटू 3 की पावर n कर देता हूं, ये चीज ये कहती है कि जो 6 की पावर n है, ठीक है, ये या तो मेरा 2 से और 3 से विभाजित होगी। ठीक है, 6 की पावर n किससे विभाजित होगी? 2 से या 3 से, या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। सॉरी 2 या 3 से नहीं, 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। 6 की पावर n 2 व 3 दोनों से विभाजित होगी। ठीक है, देखो अभी हम ऊपर कह रहे थे यदि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगा तो यह 5 से विभाजित होगा, लेकिन मैंने यहाँ 6 की पावर n के फैक्टर करके देखे 2 इंटू 3, तो यहाँ मेरा क्या निकल के आया कि 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। बेटा ये तो मेरा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, ये 5 से विभाजित होगी, क्योंकि अगर 5 से विभाजित होगी तो 2 और 3 से कैसे विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो मैंने बोला था कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी तो यह 5 से विभाजित होगी, ये बात मेरी गलत है। तो ये इस बात से क्या इंप्लाई होता है कि 6 की पावर n अंक 0 पर, सवाल क्या था मेरा कि ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है बेटा, मैं इसको एक बार और फिर दोबारा से बता देता हूं। इसमें पूछा था जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो 0 पर समाप्त होने का मतलब है कि जो 6 की पावर n है, अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो जो इसके फैक्टर हैं वो लास्ट में जो डिजिट है वो 0 आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, 6 की पावर n में मैं 1 रख के देखता हूं तो 6 आता है। 6 की पावर 2 यानी कि 36, उसमें लास्ट में फिर 6 आता है। 6 की पावर 3 यानी कि 216, उसमें लास्ट में 6 आता है, तो उसमें लास्ट में 0 नहीं आता। भाई 0 कब आएगा? जब वो 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अब 5 देखो, मैं अगर यहाँ 5 कर लेता हूँ, अगर n की जगह 5 कर लेता हूँ तब भी तो मेरा 0 नहीं आता। ठीक है, तो मेरा ये सवाल क्या निकल के आता है? 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 6। मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? बेटा मेरा ये सवाल है कि हमें ये व्याख्या करनी है कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसमें मैं नंबर वाइज लेता हूं। सबसे पहले इसको ले लेता हूं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। मैं इसको सोल्व करता हूं, इनकी गुणा करता हूं मैं 11 सत्ते 77 गुणा 13 प्लस 13।
ठीक है। अब मैं 13 की गुणा करता हूँ, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 91 और 9 100 प्लस 13। मैं इसमें 13 जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 1014। ठीक है, मेरा 1014 आ गया। बेटा मुझे इसमें ये बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। हमने एक थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, क्या कहती है बेटा हमारा, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि जो मेरी संख्या है ये भाज्य कब होगी? अगर मैं इसके अभाज्य गुणनफल कर दूं। अगर इसके अभाज्य गुणनफल हो गए, अगर अभाज्य गुणनफल से मतलब कि अगर मैं इसके फैक्टर करूं, जो फैक्टर्स होंगे, जो जिनसे फैक्टर होगा, जो नंबर्स होंगे वे मेरे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अभाज्य नंबर्स होने चाहिए। मैं इसको करके देखता हूं। अगर मैं 1014 के फैक्टर करता हूं, जो फैक्टर होंगे अगर वे मेरे अभाज्य हुए तो मैं कह दूंगा कि ये संख्या भाज्य संख्या है। क्या कह दूंगा? ये संख्या भाज्य संख्या। कहां से दूंगा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। ठीक है, तो मैं इसको करके देखता हूं, इसके भाज्य गुणनखंड। ठीक है, मैं इसको 2 से काटता हूं। सबसे पहले 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब मैं इसको काट के देखता हूं बेटा 3 से। 7 से तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 एकम 3, 2 0, 3 6 18 और 3 9 27। शाबाश, मेरा 2 से हो गया। 3 से 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। नेक्स्ट मैं 7 से देखता हूँ, 7 दूनी 14 दोनों, ये मेरा 7 से भी नहीं कटेगा। मैं इसको 13 से करके देखता हूँ, क्योंकि 13 का स्क्वायर है ये ऑलरेडी। 13 से 13 बार कट जाएगा और 13 एकम 13। ठीक है, देखो मेरे ये 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 3 कैसी है? अभाज्य संख्या। 13 कैसी है? अभाज्य संख्या। और ये 13 भी अभाज्य संख्या है। यानी कि मैं इस 1014 को कैसे लिख सकता हूं बेटा? 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13, यानी कि 2 गुना 3 गुना 13 का स्क्वायर। तो मैं बेटा आधारभूत प्रमेय जो है मेरी अंकगणित की, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम जो अर्थमेटिक है, वो ये कहती है कि किसी भी नंबर के अगर गुणनखंड अभाज्य हो तो वो संख्या भाज्य होगी। वो संख्या कैसी होगी? भाज्य होगी। तो मैं क्या लिखूंगा कि बाई यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो मेरा ये नंबर था 7 × 11 × 13 प्लस 13 इक्वल्स टू क्या निकल के आया था? 104। एक भाज्य संख्या है। ठीक है, मैंने इसके बारे में बता दिया। सेम चीज हम इसके साथ करके देखेंगे। ठीक है, जो हमने यहां पर करके देखा वही हम इसके साथ करके देखेंगे। ठीक है भाई, चलिए मैं इसको यहीं साइड में करके देखते हैं। इसको मैं इसके गुणा करता हूँ 7 6। चलो यहाँ लिख लेते हैं अलग से। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, 7 6 42 गुना 5 चौक 20 गुना 3 दूनी 6 प्लस 5, 42 दूनी 84, 8 गुना 6 प्लस 5। 6 गुना करता हूँ 6 0 0, 6 चौक 24 और 6 8 48 और 2 50 प्लस 5, और ये मेरा टोटल निकल के आ जाएगा 5045। ठीक है, यानी कि मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं, लास्ट में 5 ऐड कर दूं तो मेरा निकल के आता है 5045। ठीक है, ये संख्या भाज्य कब होगी? ये कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, ये बताना है। ये संख्या भाज्य कब होगी? मैं इसको भाज्य कब कहूंगा? जब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को फॉलो करेगा। फॉलो कैसे करेगा? अगर मैं इसको फैक्टर करता हूं, जो इसके फैक्टर्स आएंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे। अगर प्राइम नंबर्स हुए तो मैं कह दूंगा कि ये संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए इसके करके देखता हूं मैं। 5045 बेटा, इसमें 5 पीछे में 5 से काट के देखता हूं। 5 एकम 5 और 5 9 45। ठीक है, और इसके ये कैसा नंबर है? 9 9 10। ये 109 अपने आप में क्या है? प्राइम नंबर है। तो मैं इसको एक बार में इसको ही काट दूंगा। ठीक है, तो बेटा मेरे इसके फैक्टर्स क्या निकल के आए? 5 और 1009। क्या निकल के आए? 5 और 1009। यानी कि इसमें मैं वही लैंग्वेज लिखूंगा जो मैंने इसमें लिखी है। ठीक है,
45 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 1009। यानी कि बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मैं ये कह सकता हूं कि ये नंबर मेरी क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, इंप्लाइज अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से क्या निकल के आया बेटा, प्रमेय से कि जो मेरा नंबर है ये 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 बराबर 5045 एक भाज्य संख्या है। ठीक है भाई, कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद एक नए प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। यानी कि बेटा ये बताना चाह रहा है, ये मेरा एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान पर एक चक्कर लगाना है, इनको कितना चक्कर लगाना है, एक चक्कर लगाना है। सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए तो सोनिया यहां से शुरुआत हुई, इसको एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगे, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना टाइम लगा, 12 मिनट। ठीक है, इसने कहा मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर है, यानी कि ये सोनिया है और यहीं पर रवि है। ठीक है, ये दोनों एक ही स्थान पर हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, टी समय पर। ठीक है, और कह रहा है एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि ये दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। भाई इसकी जो स्पीड है सोनिया की वो कितना है, ये कितने टाइम में पहुंचती है, 18 मिनट में। रवि पहुंचता है बेटा हमारा 12 मिनट में, यानी कि रवि की स्पीड हाई है। भाई जितना रवि तो लगा देगा एक चक्कर 12 मिनट में, सोनिया पहुंचेगी ये 18 मिनट में। तो वो ये कहना चाह रहा है कि कितने समय बाद ये पुनः एक दूसरे को, कहीं जैसे यहां पर एक साथ चले थे कि कहां एक दूसरे को आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। यानी कि जब सोनिया चलना शुरू करेगी, सोनिया तो यहां पर पहुंचेगी 18 मिनट में, रवि यहां पर पहुंच जाएगा वापस 12 मिनट में। यानी कि जब सोनिया यहां 18 मिनट पर पहुंचेगी तो रवि कहीं आगे यहां निकल गया होगा। ठीक है, यानी कि फिर दूसरा चक्कर मतलब शुरुआत करते हैं, तो ये सोनिया दूसरे चक्कर लगाने में जब यहां पहुंचेगी तो रवि तीसरा चक्कर लगा के लगभग यहां आ गया होगा। ठीक है, फिर जब सोनिया तीसरे चक्कर की तरफ चलेगी तो रवि चौथे चक्कर पूरा लगभग यहां करके यहां आगे मिलेगा। तो ये अगर इस तरीके के सवाल हमारे आते हैं बेटा कि दो लोग एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, बस हमें एक चीज निकालना है, वो है लेसर। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो हमारा यहां से एग्जैक्ट आंसर हमें मिल जाएगा। ये सवाल हमारा ये भी हो सकता है, जैसे कि एक मंदिर में घंटे हैं। ठीक है, उनको एक हमने बजाना शुरू किया। ठीक है, एक बजता है 5 मिनट पे, दूसरा बजता है 7 मिनट पे, तीसरा बजता है 10 मिनट पे। तो ये हम बोल सकते हैं कि एक साथ वे कब एक साथ बजेंगे। अगर इस तरीके का भी कोई सवाल आता है तो बेटा हम इस सवाल को भी एलसीएम यानी कि एलएस से निकाल के ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस सवाल में हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये पूछा गया एक स्थान पर कब मिलेंगे, तो हमें 18 और 12 का लैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, 18 और 12 का लैसे हम निकालेंगे। तो 18 12 का लैसे क्या हो जाएगा बेटा, निकाल के देख लेते हैं। 2 सिक्का 12, 2 नाम 18। मैं 2 से इसको काटता हूं, 3 बार कट जाता है, ये 9 हो गया। 3 1 यहां पर 3 आ गया और 3 एकम ये 1 हो गया। तो मेरा लैसा क्या निकल के आया बेटा, यहां से 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि 2 3 4 4 12 12 36। देखो ये मेरा मिनट में दिया हुआ था, तो ये भी मेरा किस में आएगा, मिनट में। यानी कि 36 मिनट बाद रवि और सोनिया एक दूसरे को एक ही स्थान पर जहां से उन्होंने प्रारंभ किया था वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये हमारा चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 हमारी बेटा कंप्लीट हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बेटा इसको घर पे रिवीजन करना और अच्छे से पढ़ना। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और अपने साथियों को भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।